नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। बात करेंगे रूस और भारत की दोस्ती को किसकी नजर लगी। दरअसल दशकों पुरानी ये दोस्ती है और ये दोस्ती हर दौर हर सरकार में पहले से ज्यादा मजबूत होती गई। लेकिन अब रूस ने अचानक एक ऐसा फैसला किया है जो भारत की टेंशन बढ़ाने वाला है। रूस और भारत के बीच बने आर्थिक गलियारे के लिए रूस ने पाकिस्तान से भी हाथ मिला लिया है। इस परियोजना में अब तक भारत और रूस के अलावा ईरान ही सीधे तौर पर भागीदार था, लेकिन इस परियोजना में पाकिस्तान की एंट्री क्यों हुई है, ये अपने आप में सवाल है। आखिर रूस और पाकिस्तान के बीच क्यों डील हुई, इस डील से भारत पर क्या असर होगा, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते भारत तक बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा अब पाकिस्तान भी होगा। इस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को न्योता दिया था और पाकिस्तान ने भी तुरंत हाथ आया मौका लपक लिया। अब पाकिस्तान भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा होगा। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने भी इस पर बात की है। जमाली ने कहा है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कहने पर पाकिस्तान ने भी INSTC का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर होने के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। INSTC भारत के लिए बेहद अहम कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत सीधे रूस और यूरोप तक व्यापार करने की सोच रखता है। अब तक इस परियोजना में भारत के दो सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस और ईरान ही साथ थे, लेकिन अब कॉरिडोर में पाकिस्तान की एंट्री ने भारत की टेंशन कुछ हद तक बढ़ा दी है। INSTC मुंबई से शुरू होकर ईरान के चाबहार तक समुद्री मार्ग है, फिर चाबहार से सड़क और रेल मार्ग के जरिए तेहरान से बाकू होते हुए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता है, जबकि तेहरान से ही ये कॉरिडोर इस्तांबुल होते हुए बुल्गारिया से यूरोप के रास्ते भारत के लिए खोल देता है। भारत के लिए चाबहार और ये कॉरिडोर कितना अहम है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि भारत जब चुनावों के बीच था, तब भी भारत सरकार ने अपने मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भेजकर चाबहार पोर्ट के नियंत्रण की डील साइन की थी। ईरान का चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बेहद करीब है। ग्वादर पोर्ट पर चीन का नियंत्रण है और भारत चाबहार पोर्ट और INSTC को चीन के BRI की कार्ड के तौर पर देखता है। INSTC से पाकिस्तान का जुड़ना भारत की टेंशन कई तरह से बढ़ा सकता है। पाकिस्तान इस कॉरिडोर के इस्तेमाल पर फीस वसूल सकता है और दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ने पर व्यापार को रोक भी सकता है। ऐसे में भारत पर दबाव बढ़ना लाजमी होगा। पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मसलन पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक बनने वाली भारत की गैस पाइपलाइन का काम मनमोहन सिंह सरकार के समय से ही ठप पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के लिए तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं, इसलिए अफगानिस्तान को भारत जो सहायता भेजता है वो भी ईरान के रास्ते ही पहुंचाई जाती है। पुतिन का पाकिस्तान को इस कॉरिडोर से जोड़ना चीन की साजिश का हिस्सा नजर आता है। दरअसल चीन के कहने पर ही पुतिन ने INSTC से पाकिस्तान को भी जोड़ा है। अब तक पाकिस्तान समुद्र के रास्ते ही यूरोप से व्यापार करता था, लेकिन इस कॉरिडोर का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान आसानी से व्यापार कर सकेगा। भारत के लिए बस राहत की बात एक ही होगी कि भारत को अपने जहाजों को पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं होगी और चाबहार पोर्ट के जरिए भारत सीधे ईरान तक पहुंच सकेगा, जबकि पाकिस्तान को अपने पोर्ट से भी चाबहार पोर्ट पहुंचना ही पड़ेगा, जो भारत के नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, आपका स्वागत है। हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत सुधाकर जी आपसे, ये INSTC जो ये कॉरिडोर है, ये भारत और ईरान और साथ ही रूस के बीच का कॉरिडोर था, लेकिन पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करना रूस के किस रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि रूस बेहतर जानता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कितना तनाव है। वंदना, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो में इनवाइट किया। हमारे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी। जहां तक आपके सवाल है, और सवाल से पहले आपने जो प्रियम्बल दिया है, उसी प्रियम्बल में काफी हद तक आंसर्स है, लेकिन आज के दिन में मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में एक ही चीज परमानेंट होता है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। बाकी सब बदलते रहते हैं। ये जो एक अनोखा किस्म का एक मोड़ आया है, ये 7200 किलोमीटर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरह जब हम देखते हैं तो
ये सिर्फ पाकिस्तान को अवॉइड करने के लिए एक रास्ता हम चुनने की कोशिश किए थे, हाँ। ताकि यूरोप के साथ जोड़ सकते हैं जी। और ये स्टैंडर्ड रूट अगर आप लेते हैं साउथ चाइना सी से मापते हैं, ये करीब करीब सुएज कैनाल के बीच में से गुजरते हैं, मेडिटेरेनियन होके ये यूरोप जब पहुंचता है ये करीब 20,000 किलोमीटर होता है। और ये जब ये वाला रूट आप देखते हैं 7,200 सबसे चिपेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको माना गया था। लेकिन ये जब पाकिस्तान को जोड़ना, मेरे विचार के मुताबिक अभी सारे इनपुट्स आए नहीं है, ये चाइना का हाथ इसमें जरूर है, क्योंकि चाइना को हजम नहीं हो रहा है, रशिया को हजम नहीं हो रहा है। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सिस ऑफ इविल है, ये दोनों को अगर आप मिला जुला के देखते हैं, सबका नजर हिंदुस्तान एक क्वाड मेंबर है, एक I2U2 का मेंबर है। अभी ऑकस में बातचीत चल रही है बिहाइंड द सीन कि ये ऑकस का भी एक टेक्नोलॉजिकल या मिलिट्री अलायंस भी होने का काफी अंदेशा है। और साथ ही आप मालाबार एक्सरसाइज जब करते हैं, लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक नेशंस आके इंडियन ओशन में प्रेजेंस हो, साउथ चाइना सी में फिलीपींस को सपोर्ट करना, वियतनाम को सपोर्ट करना, एक चाइना को एक चुनौती बड़े जोर शोर से मिलता है। तो इसलिए इसको काउंटर करने के लिए रशिया के खिलाफ ये जो स्ट्रेटेजिक इनकरेक्ट मूव मैं कहूंगा ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप में और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में, ये जो यूक्रेन के थ्रू लड़ाई कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, मेरे ख्याल से ये रशिया को उन्होंने धकेल दिया है चाइना के लैप में, और अभी कोई उपाय नहीं है। अभी रशिया इज प्लेइंग टू द ट्यून ऑफ चाइना, जिसके वजह से ये पाकिस्तान को अंदर लाया गया है। यानी पर्दे के पीछे से चीन की साजिश इसमें हो सकती है। हिमांशु जी, आपको भी क्या ऐसा लगता है, जैसा कि सुधाकर जी बता रहे हैं कि चाइना, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से प्रवोक करता है वो, और लगातार साजिश भारत के खिलाफ उसकी ओर से की जा रही है। अब रूस के और चाइना के जो संबंध हैं वो भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुलाकातें हो रही हैं। ऐसे में इस कॉरिडोर को, पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करना, क्या चीन का इसमें कोई बड़ा हाथ हो सकता है? मैं थोड़ा अलग मानता हूँ। सुधाकर जी ने जो बताया ना वो बात ठीक है। एक्सेस ऑफ इविल, यस, एक्सेस ऑफ इविल है। हम चाइना के सामने खुले तौर से अभी आक्रामक हो गए हैं, वो बात भी ठीक है, मगर मुझे कुछ अलग लगता है। और जहां तक मेरी जानकारी है जी। ये INSDC का जो कॉरिडोर है वो चाबहार से, अभी देखिए एक बात हमें भूल नहीं जानी चाहिए कि पिछले 3 महीने के अंदर मॉस्को के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और उसमें व्लादिमीर पुतिन को यह पता है कि इसमें किसका हाथ है, और ISKP का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, वो भूले नहीं है और भूलेंगे भी नहीं। ये मान लेना कि रशिया और चाइना एक हो गए हैं भारत के लिए ठीक नहीं है। ये बात तो सही है, क्योंकि हम नेशन फर्स्ट की थियरी के ऊपर आजकल चल रहे हैं। और जहां तक भारत और रूस की दोस्ती का सवाल है, वहां पर तो कोई निशान हो ही नहीं सकता, कोई शंका का दायरा हो ही नहीं सकता। और जहां तक पाकिस्तान के सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, एक वास्तविक रियलिज्म से भरा, रियल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि पाकिस्तान को ट्रेड पार्टनर बना दिया, चलो भाई बना दिया, मान लिए, वो ट्रेड करेगा क्या? INSDC से वो रूस में भेजेगा क्या? आपको पता है? देखो गधे, वो तो मोनोपोली चाइना ने ले ली है, वो गधे तो चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। यू नो समथिंग, इट इज बेसिकली सर्दर्न रशिया के अंदर देयर इज अ वेरी हैवी डिमांड, बहुत बड़ी डिमांड है पाकिस्तानी आम की, और वो आम को पाकिस्तान से लेके चाबहार तक पहुंचाएगा और वहां से वो जाएगा। और ये बड़बोला पाकिस्तान अब कह रहा है हम पार्टनर हो गए। पाकिस्तानी राजदूत बता भी रहे हैं कि ईरान और अजरबैजान के रास्ते वो फल भिजवा रहा है ईरान को। बस यही बात है। हाँ। और कुछ नहीं है। आप समझ के चलिए, अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो हालत में है, वो लोग एक्सपोर्ट करने की कोई क्षमता नहीं रखते। हाँ, यूक्रेन में उन्होंने थोड़ा सा असला भेजा। हाँ। और वो असला क्या काम आया हमें पता है कि थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। और पाकिस्तान के आज के इकोनॉमिक स्टेटस में इनका बड़बोलापन जो है, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, कुछ है नहीं, और वो एक्सपोर्ट करने की, ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। हमसे ट्रेड करेंगे बोलते हैं, भारत से ट्रेड करेंगे, भारत से टमाटर लेंगे, आलू लेंगे, प्याज लेंगे, सामने हमें क्या देंगे?
क्या पैसे दे पाएंगे वो मेडिसिन के बिल के 346 करोड़ अभी भी पेंडिंग है, जो हमें नहीं मिले अभी तक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रियल पॉलिटिक्स को देखते हुए जब हम बात करें ना, तब हमें समझना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली ये वन अपमैनशिप चलती रहती है, मगर पाकिस्तान बोल देगा, रूस बोल देगा कि हाँ भाई, रूस ने बोल दिया कि आपको हमें आम भेजने हैं, आम भेजिए, ये रास्ते से भेज दीजिए। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन वहां पर ये बात करेगा। मैं तो ये कतई मानने को ही तैयार नहीं हूं। क्या 10% हिस्सा भी पाकिस्तान का होगा ये ट्रेड रूट में, जब ट्रेड होगा तब? कैन एनीबडी गिव मी अ रियल आंसर? और चाइना अभी खिंचा हुआ है। हमने जब तिबेट के 30 स्थलों के नाम बदलने की बात की, तो नेचुरली चाइनीज का कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा, आज नहीं तो कल। तो हम खुल के नेशन फर्स्ट की एक पॉलिटिक आजकल विदेश नीति में अपना रहे, और हमें यह देखना है कि हमें इससे क्या फायदा है। अब ये INSDC जब जोर शोर से चलता है, तो मुझे यह बताइए इसमें पाकिस्तान का हिस्सा कितना रहेगा और भारत को चिंता क्यों करनी चाहिए? हाँ। जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी एक हद तक नहीं पहुंच जाती, वो ट्रेड लेवल में एक हद तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें कोई चिंता करने की इस बारे में जरूरत ही नहीं है। हिमांशु जी, जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं ये तो रूस भी बेहतर जानता होगा। फिर इस कॉरिडोर के लिए संजीत जी, पाकिस्तान को इनविटेशन भेजना ही क्या मकसद इसके पीछे हो सकता है? वंदना जी, हमको जो मेरे से पहले प्रवक्ता ने जो बोला है, उनसे मैं 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं जनरल साहब ने जो बोला है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना सिर्फ चाइना की वजह से हुआ है, अदरवाइज रशिया को भी पता है कि जो हिमांशु जी बोल रहे हैं कि वो क्या करेगा, क्या ट्रेड करेगा, वो आम भेज देगा, और इससे जाए तो उनके पास ना कोई भेजने को है ना कोई लाने के लिए। नंबर 1, ये सिर्फ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने के लिए। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में व्लादिमीर पुतिन जो है नॉर्थ कोरिया गए, उसके बाद वियतनाम गए। वो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया को एक कॉर्नर में करने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया भी उसी तरीके से इन इनिशिएटिव से अपना एक एक्सिस बना रहा है। और उस एक्सिस के मेन प्लेयर कौन है? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, और अब पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जो गेम चल रही है, ये एक शतरंज की गेम है। एक दूसरे को सिर्फ जो है चेकमेट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जहां तक पाकिस्तान का एज ए ट्रेड पार्टनर, अगर इस में जो बन रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में, अगर वो उनको पार्टनर बना रहे हैं, तो इसमें भारत के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छाबार पोर्ट पे हमारा कंट्रोल है। छाबार पोर्ट ही एक ऐसा पोर्ट है जिसके ऊपर अमेरिका के अभी तक सैंक्शन नहीं है, लेकिन छाबार पोर्ट से लेके आगे तक ले जाने के लिए अभी तक रेलवे लाइन नहीं है। इसलिए उनको सबसे पहले शुरू में जो है बंदरे आवास पोर्ट पे ले जाना पड़ेगा। वहां से जो डबल रेलवे लाइन है जो कि जाती है आपकी बकफ के पास, और बकफ से जो लाइन जाती है वो जाती है तेहरान में। और तेहरान से अगर आप देखेंगे, तेहरान से 3 लाइनें जो हैं इस कॉरिडोर को सपोर्ट करेंगी। एक जाती है ईस्ट में जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, एक जाती है वेस्ट में जो कि यूरोपियन कंट्रीज में, और नॉर्थ में जाती है रशिया में। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो स्ट्रेटेजिक जिसकी इंपॉर्टेंस है, वो ईरान की है। और अब अगर आप देखेंगे IMEC की हुआ पिछले साल जब G20 हुआ था, उस समय भी IMEC बनाया गया अमेरिका और यूरोप की वजह से, उसमें भारत को रखा गया। अब ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसमें भी भारत का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे चाहे वो कॉरिडोर रशिया बनाए, चाहे वो कॉरिडोर अमेरिका बनाए, भारत की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और ये जो है दोनों कॉरिडोर जो है भारत के लिए ट्रेड के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा कनेक्शन रशिया के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा खर्चा 30% कम होता है और 40% कम टाइम में हम वहां पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान के आने से इसमें इतना कोई बड़ा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टनरशिप, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमारी जो पार्टनरशिप है वो जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक है। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है इनमें से वो किसी भी पार्टनरशिप के साथ किसी के साथ आए।
पाकिस्तान ये समझ रहा है कि इस कॉरिडोर के जरिए वो नए बाजार से जुड़ेगा, निवेश का उसको अच्छा मौका मिलेगा और इसे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पर सुधाकर जी ये देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो फितरत है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए किस सेंस में वो भारत को परेशान करने की कोशिश कर सकता है, किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी? वंदना, बहुत अच्छा सवाल आप पूछे। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे को पैनलिस्ट साहब लोगों ने जो व्याख्या किए हैं बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है जी। लेकिन एक चीज हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ये जो भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है ये रातारात कोई कारण के वजह से, कॉज एंड इफेक्ट रातारात नहीं हुआ, ये चलती आ रही है। पैंडेमिक से पहले और कुछ हुआ था, पैंडेमिक खत्म होने से पहले यूक्रेन लड़ाई शुरू हो गई, वो खत्म हुआ ही नहीं है। अभी आपका ये हमाज वाला, इसको आप अगर होलिस्टिकली, अभी देखिए इंडो पैसिफिक का कैसे गर्मा गर्मी चल रही है फिलीपींस के साथ और चाइना के बीच में, तो ये पूरा जब आप होलिस्टिकली लेते हैं तो एक पिक्चर उभर के आता है कि एक है पाकिस्तान आज के दिन में एक डेस्परेट पैरिया स्टेट बन चुका है और वैसल स्टेट किसी का नहीं है। ये पैसा के लिए खाली कटोरी लेके भागते रहता है, ये चाइना के पास, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएसए के साथ। So this is one fact which you have to keep in mind. Second thing is, पाकिस्तान ये अभी डेस्परेट हो चुका है हिंदुस्तान के साथ टॉक शुरू करने के लिए, और हिंदुस्तान बिल्कुल सही कदम उठाया कि हम टॉक्स नहीं करेंगे जब तक टॉक एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। तीसरा, आप ये मान के चलिए हिंदुस्तान के साथ वो ट्रेड करने की, मतलब बॉर्डर खोलने की ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। हैंड ऑफ फ्रेंडशिप कैन नॉट बी एक्नॉलेज्ड बाय इंडिया अंटिल अनलेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मेरे को सिर्फ डर एक चीज की है कि यस, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास कुछ ना होने के बावजूद भी आज के दिन में विश्व में कोई अगर देश है एक चीज एक्सपोर्ट कर रही है वो है टेररिज्म। ये टेररिज्म का खतरा ऐसा है, और ये कैसा, हमारा जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं सिर्फ यूरोप नहीं है, हमें ये देखना पड़ेगा हिंदुस्तान के लिए ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है कौन कौन से इलाका है जिसके साथ वो टच करता है। एक स्ट्रेटेजिक एरिया है वो एक्सटेंडेड नेबरहुड, वो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। हिंदुस्तान, अखंड भारत और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का एक हिस्टोरिक ट्रेडिशनल हमारा कंटिन्यूअस बाउंड्री हुआ करता था, थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स, थैंक्स टू द कॉलोनियल पावर्स। उन्होंने एक वॉकन कॉरिडोर छोड़ के चले गए। अभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ आप एनर्जी की बात करिए, ट्रेड की बात करिए, सॉफ्ट पावर की बात करिए, आप यूरेनियम, आज के दिन में कजाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट क्वांटम ऑफ हाई ग्रेड यूरेनियम, तुर्कमेनिस्तान इज द फोर्थ लार्जेस्ट गैस रिजर्वर इन द वर्ल्ड, चीपेस्ट गैस। तो ये चीजें अगर हमें वहां से कैपिटलाइज करना है, अगर हार्नेस करना है, वी नीड अ सेफ एंड सिक्योर कॉरिडोर। सेफ एंड सिक्योर कॉरिडोर काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द ओनली कॉरिडोर। तापी की बात कर रहे थे, तापी काफी कामयाब नहीं होगा, पाकिस्तान का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता है। आप मान के चलिए, वी हैव टू लिव विद दिस पर्टिकुलर इग्नोमिनी इन आवर डेस्टिनी। ये देश कभी सुधरेगा नहीं, ये चलते रहेगा। सुपर पावर, चाहे यूएस की बात करिए, चाइना की बात करिए, ये अपना नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसको दे विल कीप प्रॉपिंग इट अप, कीप इट एफ्लोट, आईसीयू में रखते रहेंगे। हिंदुस्तान के नजरिया से मेरा विचार ये है कि यस, फॉर ऑल यू नो, पाकिस्तान मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, बट साथ ही वी हैव टू रिमेन माइंडफुल। It is a nuanced, it is a nuisance as far as the Hindustan's progress is concerned. We are looking at 30 trillion economy. आज के दिन में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का बहुत कम मात्रा में चल रहा है, इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं टू टच समथिंग क्लोज टू ऑलमोस्ट $100 बिलियन। तो वो तब हो पाएगा व्हेन वी हैव अ फ्री फ्लो ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जब हमारा ट्रेड इनके साथ फ्री फ्लो हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ये हो सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी पर्टिकुलरली यहाँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हम काफी मात्रा में हासिल कर सकते हैं। ये तब होगा जब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपका सेफ और सिक्योर होगा। अगर पाकिस्तान आ जाता है, मैं मेरे तरफ से एज ए मिलिट्री एनालिस्ट एंड एज ए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, मैं हिंदुस्तान को सिर्फ मैं वाक़ा करना चाह रहा हूं कि हमें फुक फुक के कदम रखना है, रशिया के साथ नेगोशिएट करना है। ये पाकिस्तान को किसी भी हालत में लाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब INSTUC जब भी ये फॉर्म किया गया था, प्राइमरी कंटेंडर्स इसमें थे हिंदुस्तान, ईरान और रशिया। बाद में अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब जोड़ते गए हैं। 13 देश है मेरे ख्याल से आज के दिन में, जो भी अभी नए जोड़ते जाते हैं। हर एक मेंबरशिप का एक मैंडेट, एक पावर होता है, अप्रूविंग अथॉरिटी होते हैं।
सो ये जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस जो होता है मोडस ऑपरेंडाई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक उसको इंक्लूजन होना चाहिए। मेरे विचार के मुताबिक पाकिस्तान ना हो तो अच्छा ही है। ये हिंदुस्तान का जो लेकिन पाकिस्तान इस मौके को बुलाना चाहता है। पाकिस्तान ने क्योंकि रूस से 10 लाख टन कच्चा तेल इंपोर्ट किया है और वो चाहता है कि इसे जारी रखे। हिमांशु जी, पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश जो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा है और जैसा कि सुधाकर जी ने कहा कि टेररिज्म इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इस कॉरिडोर का हिस्सा पाकिस्तान को बनाना ये अमेरिका भी कहा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अमेरिका इसका विरोध कर सकता है। नहीं, देखिए वंदना जी, देखिए बात सीधी सी है। द वर्ल्ड इज टुडे डिवाइडेड इनटू टू पोल्स। एक तरफ रशिया को अलग थलग करने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे तो वैश्विक फलक पे आपको दिखेगा भारत एकमात्र ऐसा देश है जो हर जगह पे मौजूद है। G20 में भी भारत है, ब्रिक्स में भी भारत है। देखिए इसका मतलब बहुत बड़ा निकलता है। ब्रिक्स में जहां पर यूएस और फाइव आइज नहीं है वहां भी भारत है, और G20 जहां यूएस और फाइव आइज है वहां भी भारत है। आपको ये समझना पड़ेगा। तो रशिया ने, जब यूएस, ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान इज अ वेसल स्टेट ऑफ यूएस। एक जमाने में वो पाकिस्तान यूएस का वेसल स्टेट था, बाद में चाइना ने उन पे कंट्रोल किया। अब फिर से हालत ये आ चुकी है कि पाकिस्तान हैज गॉन बैक एंड सैट ऑन द लैप ऑफ यूएस। ऐसी स्थिति में व्लादिमीर पुतिन अगर यूएस के कोई पार्टनर को, कोई वेसल स्टेट को अपनी तरफ कर ले तो इससे हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत रूस की दोस्ती, यस, एज सुधाकर जी सेड, यू नो, वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, बट देन वी हैव टू बी माइंडफुल 24 आवर्स 360 डेज 24/7 ऑन आवर बॉर्डर्स चाइना के साथ। वो कभी कुछ भी मिस एडवेंचर कर सकते जी। तो दैट माइंडफुलनेस हैज टू बी देयर। बट देन व्हेन यू सी 2024 to 2034, I look at it as a futuristic 10 years for भारत और इंडिया, क्योंकि एक तरफ INSDC, दूसरी तरफ IMEC। अगर ये दोनों ट्रेड कॉरिडोर आपके ये 10 साल में चालू हो गए तो भारतीय इकोनॉमी को लीपफ्रॉग होने से कोई नहीं रोक पाएगा जी। तो पाकिस्तान को न आने देने के सामने हमारे सामने दूसरे जो विकल्प खड़े हैं, दूसरी जो बातें खड़ी है, जैसे सुधाकर जी ने खुद बताया कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में हमारा ट्रेड, नाउ दैट ट्रेड कुड वेरी इजीली लीपफ्रॉग इनटू 100 बिलियन इन अ नो टाइम एट ऑल। तो हमें यह देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रियल पॉलिटिक्स के अंदर कोई अछूत नहीं होता। आपको ये नेशन फर्स्ट की पॉलिसी बना के जब आप चलोगे तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यू कैन नॉट बी हैविंग रिजर्वेशन के नहीं तो नहीं। यस, बाइलेटरल में बात बराबर है कि जहां तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं हम सीधा कहते हैं उनको कि स्मेल द कॉफी। आज का हिंदुस्तान, आज का भारत अलग है। वी विल नॉट टॉक टू यू एज लॉन्ग एज यू आर एक्सपोर्टिंग टेरर टू इंडिया। मगर उसके साथ में अगर पाकिस्तान को रूस बोलता है कि आप आ जाओ, क्या आप समझते हैं कि ISKP जो पाकिस्तान के अंदर हेडक्वार्टर बना के बैठा है, जिसने मॉस्को के अंदर इतना बड़ा विस्फोट किया, इतने सारे लोगों को बाद, वो भूल जाएंगे वो जी? इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन। See, this is a game played, as you know, Colonel Sanjeev ji said, very clearly, it's a chess game that is being played. On one side, US and the Western people are trying to separate. पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुतिन is playing his own game. He has been to North Korea. And he is making his own access. So we are in a very delicate situation. We have to make this balance. Bharat will have to be on both the sides, but nowhere. We have to have our nation first theory first. And energy security की जहां तक बात है, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आज भी भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, और वो तेल को रिफाइन करके किसको बेचता है? यूरोप को। वी आर मेकिंग प्रेशियस डॉलर्स आउट ऑफ दैट, फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ दैट। तो ये भूल जाना, एनर्जी सिक्योरिटी की जहां तक बात आती है, वहां पर हमें लॉन्ग लाइन ट्रस्टेड फ्रेंडशिप जो है हमारी रूस के साथ,
उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि सदर्न रशिया में लोग आम, पाकिस्तानी आम को ज्यादा पसंद करते हैं। जी। और वो आम, अगर रशिया ने बोल दिया पाकिस्तान को कि आप चाबहार भेजो, चाबहार से ये INSDC के थ्रू आ जाएगा, तो इससे ये ट्रेड पार्टनर नहीं बन जाता। जी। आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। 12-14 जो देश है उनका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ 5%, 7%, 10%, ये 10 टन आम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा साल में? दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। क्योंकि गधे और आम, इसके सिवाय इनके पास है नहीं कुछ एक्सपोर्ट करने को। वंदना जी। बिल्कुल। संजीव जी, एक लास्ट कमेंट आपसे कि किन शर्तों पर कॉरिडोर में हिस्सा पाकिस्तान को जोड़ा गया होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो शर्तें होंगी। पाकिस्तान से क्या मिलने वाला है ये भी तो देखा गया होगा रूस की ओर से। देखिए वंदना जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पाकिस्तान से कोई ज्यादा उम्मीद रशिया नहीं करता। सिर्फ जो मैंने आपको बताया था, जो एक एक्सिस बना रहा है, जो रशिया जो है एक अपना ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें सिर्फ एक पाकिस्तान, एक मोहरा है। अदरवाइज जहां तक ट्रेड का सवाल है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भारत के लिए बहुत अहमियत वाली बात है, क्योंकि जैसा जनरल साहब ने ही बोला था कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अभी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादातर रशिया से आती है, और रशिया से आएगी तो ये शॉर्टेज रूट पड़ेगा। स्विस कैनाल से आने में हर शिप को जाने में $70,000 पे करने पड़ते हैं, जो अब नहीं पे करने पड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, दे आर हाइड्रोकार्बन में बहुत रिच है, वो उनका भी एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि तेल जो है मिडिल ईस्ट में, रशिया में या अमेरिका में है, लेकिन जो ये कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जैसे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इनमें जो है हाइड्रोकार्बन की एनर्जी के बहुत बड़े बड़े भंडार है। और भारत के लिए ये कॉरिडोर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो रिक्वायरमेंट हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखें। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी है, जो कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं, इस कॉरिडोर में सबसे ज्यादा भूमिका है रशिया की, उसके बाद ईरान है, उसके बाद इंडिया, 3 मेन है, चौथा जो अजरबैजान है, और अब पाकिस्तान के आने की उम्मीद। यानी पाकिस्तान का नंबर सबसे लास्ट में आता है, और पाकिस्तान को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये बदला हुआ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, और पाकिस्तान के हर चाल पर नजर रखेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।